एडवोकेट तरुण अग्रवाल दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं और मैट्रिमोनियल मैटर पे बहुत एक्सपर्टीज़ है इनकी। और आज मैं चर्चा करूंगा कि लड़कियों के मेंटेनेंस से जुड़े मामलों में क्या अधिकार है। तो तरुण जी, आपका लीगल बाउंड्री में जुड़ने के लिए नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, स्वागत। तरुण जी, बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे लीगल बाउंड्री यूट्यूब पे कि जो लड़कियां हैं उनको मेंटेनेंस के मामलों में बहुत सारी दिक्कतें आती है और सबसे अधिक दिक्कत आती है ज्यूरिडिक्शन को लेके। तो जरा आप ये बताएं कि जो सीआरपीसी में प्रोविज़न है कि ज्यूरिडिक्शन के क्या क्या सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, वो जरा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, जुडिक्शन के लिए लड़कियों को बड़े लिबरल व्यू लिए गए हैं मेंटेनेंस के। उसमें जहाँ भी लड़की रहती है वहाँ पे लड़की पिटीशन फाइल कर सकती है। शादी उसकी कहीं भी हुई हो, कहीं भी वो अपने हस्बैंड के साथ रही हो, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करनी है उसे, तो वो जहाँ रहती है प्रेजेंटली वहाँ फाइल कर सकती है। जहाँ उसका मैट्रिमोनियल होम था, जहाँ वो लास्ट रेजाइड करे थे लड़का और लड़की दोनों, वहाँ फाइल कर सकती है। जहाँ लड़का और लड़की दोनों रह रहे हैं वहाँ कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर लड़का कहीं जॉब करता है, लड़का कहीं विज़िट तक करता है इवन, उस पर भी 126 सीआरपीसी के अंदर हमारे पास प्रोविज़न है कि लड़की वहाँ भी पिटीशन फाइल कर सकती है। तरुण जी, आपने एक बात कही कि लड़की कहीं भी मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, चाहे वो अपने ससुराल में जहाँ रहती है, चाहे वो अपने मायके में जहाँ रहती है, या जहाँ लड़का रहता है, या इवन टेम्पररी कहीं लड़का विजिट भी करता है, कहीं जॉब करता है, वहाँ भी फाइल कर सकती है। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस अगर आपके पास हो तो जरा आप बता दें, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको समझने में आसानी हो। सर, एपेक्स कोर्ट के जो जजमेंट्स वगैरह हैं वो आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल इन हैंड तो मैं हैंडिंग नहीं था, आप मेरे पास अभी आए हैं तो लेकिन केस लॉज हैं। सीआरपीसी में खुद लिखा हुआ है 126 सीआरपीसी में। जागीर कौर के मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ज्यूरिडिक्शन के ऊपर। इसके साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार जो है ऐसे मामलों में बड़ा लिबरल व्यू रखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो वेलफेयर लॉ है, जो 125 है, ये वेलफेयर लॉ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्वैसी क्रिमिनल लाया गया है सीआरपीसी में प्रोविज़न। तो ज़्यादातर केसों में ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस के मामले में इनिशियल स्टेज पे बहुत सारी दिक्कतें आती है। ज्यूरिडिक्शन एक बड़ा मुद्दा होता है और ज्यूरिडिक्शन के ऊपर ही काफ़ी लंबे समय तक मेंटेनेंस के केसेस जो है वो पेंडिंग चलती रहती है। तो ऐसे मामलों में जब पेंडिंग ये लंबे समय तक चलती है, तो वैसी परिस्थिति में लड़कियों के पास क्या रेमेडी है और क्या कर सकती है? देखिए, ज्यूडिक्शन का जो इशू है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्यूडिक्शन का इशू इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसकी वजह से लड़कियों को इतना वेट करना पड़े अपन जस्टिस टू गेट जस्टिस। सीआरपीसी में ये लाया ही इसीलिए गया है, जो क्रिमिनल में इसको इंट्रोड्यूस करा गया 125 को, टू गेट दी स्पीडी जस्टिस टू दी विक्टिम्स। तो इसके अंदर कोई जुडिक्शन का इशू ही नहीं है बेसिकली। मतलब आपने साफ कर दिया कि ज्यूरिडिक्शन पे अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं हमारे पास वो लड़कियों के आते हैं सवाल की ज्यूरिडिक्शन की वजह से उनके जो मैटर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं, इस पर कोई इशू नहीं है, ज्यूडिक्शन के ऊपर कोई इशू नहीं। मेरा अगला सवाल है कि जो मेंटेनेंस के मामले हैं, अगर मेंटेनेंस फाइल करना है लड़की को, तो अगर किसी की हस्बैंड नहीं, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वैसी परिस्थिति में अगर उसके ससुराल वाले उसको निकाल देते, तब वो किसके खिलाफ मेंटेनेंस फाइल करेगी और तब उसके क्या अधिकार होते हैं? देखिए, अगर लड़की इनहेरिट कर रही है, उसके ससुराल वाले लड़के की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं और लड़की को कोई भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिल रहा है लड़के की, तो डोमेस्टिक वायलेंस हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस करा गया है प्रोविज़न। डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर भी लड़की मेंटेनेंस अपने इन लॉज से ले सकती है। 125 में भी प्रोविज़न है कि वो अपने इन लॉज से ले सकती है, क्योंकि अभी नया लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स वगैरह आई हैं वो ये कहती हैं कि इन लॉज भी लायबल हैं देने के लिए, सब्जेक्ट टू वो भी
कमा इसमें सक्षम हो देने में। अगर उनकी अर्निंग नहीं है, वो खुद हैंड टू माउथ है, खुद नहीं सर्वाइव कर पा रहे, तो फिर वो शी इज़ नॉट एंटाइटल फॉर दैट मेंटेनेंस फ्रॉम हर इन लॉज। एक और सवाल है, बहुत हमारे एक ऑडियंस ने पूछा है कि लड़की अगर जॉब करती है और लड़का भी जॉब करता है, तो क्या वैसी परिस्थिति में भी लड़की जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर वो वर्किंग है? देखिए, मेंटेनेंस का जो प्रोविज़न दिया गया है वो खाली लड़की के लिए ही नहीं है, वो लड़कों के लिए भी है। लड़के भी मेंटेनेंस अपनी वाइफ से मांग सकते हैं। आपको ये बात देखनी होगी कि इनमें से लिविंग स्टेटस प्रावधान, हमारे जो कानून है, जो लेजिस्लेचर की इंटेंशंस है, वो बड़ी क्लियर है। किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा गया, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है और वाइफ वर्किंग है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस ले सकता है, और वाइफ अनएम्प्लॉयड है और हस्बैंड एम्प्लॉयड है तो वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। अब आपका केस ये है कि दोनों ही एम्प्लॉयड हैं। करेक्ट। इस सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि जो हस्बैंड है उसको अपनी वाइफ को अपने इक्वल लिविंग स्टेटस में रखना है। लेट अस सपोज कि हस्बैंड कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना और वाइफ कमा रही है 25,000 रुपये महीना, तो जो लिविंग स्टेटस है, स्टैंडर्ड है हस्बैंड का, वो मोर कंफर्टेबल होगा, हस्बैंड का मोर कंफर्टेबल होगा वाइफ के मुकाबले। तो वाइफ इज एंटाइटल टू लिव इन ए इक्वल स्टेटस ऑफ हस्बैंड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कानून में ये प्रोविज़न है कि मतलब इक्वल मेंटेनेंस जो है, अगर हस्बैंड की जो लाइफस्टाइल है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके इक्वल वाइफ को भी राइट है वो उसका यस claim कर यस, सकते हैं। हाँ, शी इज एंटाइटल टू लिव इन ए इक्वल स्टेटस ऑफ हर हस्बैंड। करेक्ट। तरुण जी, एक और सवाल हमारे एक ऑडियंस ने पूछा है कि बहुत सारे केसेस में जब मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ कर देती है, उसके बाद भी एक समस्या उत्पन्न होती है कि समय पे उनको मेंटेनेंस नहीं दी जाती है। वैसे कंडीशंस में क्या रेमेडीज है और क्या क्या लीगल प्रोविजंस हैं जो कानूनी तौर पे उनको अधिकार दिए गए हैं? देखिए, ये सिचुएशन जो है बड़ी ख़राब कंडीशन है हमारे इंडिया की। इस सिचुएशन के अंदर जैसे आप ऑर्डर होने के बाद भी मेंटेनेंस उन्हें नहीं मिल पा रही है लड़कियों को, उसके लिए फिर उन्हें एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है इनिशिएट करनी पड़ती है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में लड़का अगर उसके बावजूद भी नहीं देता है मेंटेनेंस एज़ पर लॉ, तो लड़के की प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। सैलरीड है तो उसकी सैलरी अटैच हो सकती है। इवन देन अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो कोर्ट उसे कन्विक्ट करके उसे जेल भेज सकती है इन लिeu ऑफ मेंटेनेंस। समस्या ये उत्पन्न होती है कि एग्जीक्यूशन पिटिशन कोर्ट में जब फाइल होती है, उसके बाद ये देखा जाता है कि जो आज खास करके जो अभी पेंडेमिक के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई कि उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। वैसे कंडीशन में कोई रेमेडी है क्या कि उनको जो है इमीडिएट कुछ रिलीफ दिया जा सके, जैसे एड इंटरिम मेंटेनेंस का प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस में, लेकिन वही 125 में जब अगर एड इंटरिम भी अलाउ होती है तो भी आपको अगर नहीं मिल रही है तो आप एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करेंगे, तो इमीडिएट रिलीफ के कोई प्रोविजंस हैं क्या? देखिए, कोर्ट तो इमीडिएट ही रिलीफ देती है आपको, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। कोर्ट ने तो इमीडिएट आपको एड इंटरिम में काफ़ी मदद देते हैं लड़कियों को, लेकिन अब कंप्लाई करने के लिए आपको फिर प्रोसीजर में आना पड़ता है। अब आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो वी हैव टू वेट अकॉर्डिंगली। बहुत सारे केसेस में ये होता है तरुण जी कि कोर्ट सम्मन करती है, इंटेंशनली अवॉइड करते हैं या उस एड्रेस पे वो पाए नहीं जाते हैं, वैसी परिस्थिति में बार बार उनको सम्मन करना होता है। तो अभी ये देखा गया कि कोविड की जब सिचुएशन आई तो ऑनलाइन सम्मनिंग की प्रोविजंस जो है और व्हाट्सएप पे इवन डिजिटल मोड पे आप सम्मन कर सकते हो, तो वैसी परिस्थिति में क्या वो एडमिसिबल है कि आपने अगर ईमेल या व्हाट्सएप से कर दिया? और थोड़ा इसके बारे में बताएं क्योंकि एकदम ये नई परिस्थिति निकल के आई। ये कोविड के टाइम पे ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइन इशू करी है, जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोड को यानी ईमेल और व्हाट्सएप मोड को भी एडमिसेबल करा फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्विस।
क्योंकि आजकल हम जो सभी लोग हैं सब डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सबके पास फ़ोन है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सब ईमेल चला रहे हैं सब, तो कोर्ट को सफिशिएंट रीज़न लगता है। हाँ, कोर्ट आपसे एक एफिडेविट लेती है कि ये करेक्ट उसका व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है आपके पास, ये उसका करेक्ट ईमेल है, वर्किंग में है ये लास्ट 3 मंथ से, तो प्रिज्यूम उसकी सर्विस, अगर उस पर सर्व कर दिया है आपने तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम सर्विस मान के आगे प्रोसीड करती है एज पर लॉ। अभी ये देखा जा रहा है कि जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के मामले में अगर लड़कियां जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और लड़का भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उस कंडीशन में अगर कोई मेंटेनेंस फाइल होती है तो उसमें क्या प्रोविजन है, उसमें किस प्रकार कोर्ट का जो है वो। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लड़की भी गवर्नमेंट जॉब में है और लड़का भी गवर्नमेंट जॉब में है, इससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हमें इफ़ेक्ट पड़ता है कि दोनों की सैलरी कितनी है। अगर लड़की की सैलरी कम है लड़के से, तो लड़की इक्वल स्टेटस में लिविंग के लिए अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है, उसकी पिटीशन फाइल करेगी, उसको ज़रूर मिलेगा। और अगर लड़की को बच्चा भी है साथ में, अगर वो बच्चा लड़की के साथ रह रहा है, तो वैसे कंडीशन में फिर मेंटेनेंस कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, और क्या क्या लड़कियों को किस प्रकार से आगे मेंटेनेंस के मैटर में, ऐसे मामलों में जहां बच्चा भी उनके साथ है, कैसे क्लेम करना चाहिए, क्या उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इस सिचुएशन के अंदर जहाँ बच्चे हैं, बच्चे की जो मेंटेनेंस है वो हस्बैंड वाइफ दोनों की ड्यूटी है। बच्चा ये नहीं है कि खाली हस्बैंड की ड्यूटी है, वाइफ की ड्यूटी है। अगर दोनों अर्निंग है तो, जब दोनों अर्निंग होते हैं इन केस ऑफ चाइल्ड, तो जो मेंटेनेंस है वो दोनों देंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि दोनों की इनकम का एक हिस्सा बच्चे की मेंटेनेंस फिक्स होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्या है हमारा। मेंटेनेंस जो ग्रांट की जाती है वो एक हिस्सा जो होता है मेंटेनेंस का, वो जो कमा रहा है उसको कमाने के लिए दे दिया जाता है कि आपने जो अर्न करा है ये उसको कमाने के लिए अर्न करा है। अब लेट अस सपोज कि उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं, तो एक हिस्सा तो हस्बैंड का हो गया जो कमाने में लगा दिया, उसने खर्च कर दिया, एक तरह से एक्सपेंडिचर मान लीजिए उसे। यानी कि आप उस कंडीशन के अंदर एक बटा 4 हिस्सा तो हो गया हस्बैंड का, सॉरी यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, हस्बैंड को मिलेंगे 2/5 हिस्सा, 2 बच्चों का 1/5 1/5 और 1/5 हिस्सा हो गया वाइफ का, क्योंकि 2 हिस्से हस्बैंड को मिलेंगे, क्योंकि एक हिस्सा उसकी अर्निंग पे चला गया, एक हिस्सा उसके लिए भी चाहिए मेंटेनेंस, एक हिस्सा सबका होगा। अब इस कंडीशन, अब ये एक मैंने फार्मूला आपको बता दिया कि 2 हिस्से हस्बैंड के हो गए, बाकी इक्वल हिस्सा सब में बट जाएगा जो भी है। बच्चे हैं, ये हो गया हस्बैंड के लिए जब वाइफ वर्किंग नहीं है। जब वाइफ भी वर्किंग है और हस्बैंड भी वर्किंग है और बच्चे हैं, बच्चे रह रहे हैं वाइफ के पास, इस सिचुएशन के अंदर हम ये कहते हैं कि अब इनकम में अगर डिफरेंस है दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की, तो प्रपोर्शनेट शेयर जो होगा वो प्रपोर्शनेट शेयर में हस्बैंड और वाइफ दोनों बियर करेंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि खाली हस्बैंड नहीं देना है, वाइफ के ऊपर भी वो लायबिलिटी है, चाहे वो बच्चे के साथ ही, बच्चा अपनी वाइफ के साथ ही क्यों नहीं रह रहा, तो लायबिलिटी वो दोनों की है और प्रपोर्शनेट शेयर में दोनों को बियर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है इस पे कि जो 25% ऑफ टोटल इनकम है वो मेंटेनेंस में हस्बैंड को मैंडेटरी है देना, उसके बारे में जरा 25% हस्बैंड को देना मैंडेटरी है। देखिए, टोटल इनकम की 25% जो है वो नहीं, देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया, ऐसा नहीं है कि एक फिक्स क्राइटेरिया कुछ नहीं है कि 25% हस्बैंड को देना है। मैंने आपको एक फार्मूला बता दिया, 2 हिस्से हस्बैंड को होंगे पूरी इनकम के, और बाकी जितने मेंबर हैं उसमें इक्वली डिवाइड होगा, सबका इक्वल शेयर है, लेकिन 2 हिस्से हस्बैंड के। अगर कोर्ट के आदेश के बाद, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के बाद भी अगर कोई मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो एक ही ऑप्शन होता है कि आप उसको जेल में डालें।
उसके बाद क्या ऑप्शन है? जेल में डालने के बाद फिर कैसे मेंटेनेंस वैसी परिस्थिति में लड़की को मिलेगी? देखिए, ये परिस्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि जेल में जाने का मतलब ये है कि आदमी की अर्निंग बंद हो गई, और इस सिचुएशन में आदमी जो जेल में कमाता है सिर्फ वही उसकी अर्निंग है, यानी कि वो उस पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड हो गया। आप उस पीरियड की मेंटेनेंस, जितने पीरियड तक वो जेल में है आदमी, उस पीरियड की आप मेंटेनेंस आप उस व्यक्ति से नहीं ले सकते, क्योंकि वो जेल में था। तो ये तो टिपिकल सिचुएशन हो गई कि एक तो आपने वो जेल में चला गया, दूसरा जेल में जिस पीरियड में है उस पीरियड की मेंटेनेंस नहीं ले सके। तो वैसी परिस्थिति में क्या कोई प्रोविज़न है कि कोई और ऑप्शन जहाँ से मेंटेनेंस जो लड़के के घर वाले हैं या जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सेल आउट कर, कुछ इस प्रकार की? देखिए, अगर लड़के की प्रॉपर्टी है, देखिए एग्जीक्यूशन के अंदर अटैचमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी की। मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो लड़के के पास अगर मूवेबल और इमूवेबल जो भी असेट्स हैं हम उसे अटैच कर सकते हैं। अगर उसकी कोई असेट नहीं है, सैलरीड है, वो सैलरी से अटैच हम करा सकते हैं, उससे रिकवर कर सकते हैं। अगर सैलरीड भी नहीं है तो एक ही ऑप्शन है, लड़का फिर जेल जाएगा, या तो देगा, नहीं तो अदरवाइज उसे जेल जाना ही पड़ेगा। अब जेल एक लास्ट ऑप्शन है, सरकार, जेल इज नॉट अ सॉल्यूशन, लेकिन लास्ट ऑप्शन यही है। सरकार आपको, कानून में इतना ही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा आपको मिल नहीं सकता। आप किसी को जेल के बिहाइंड द बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द मैटर किसी लड़के की डेथ हो जाती है जिसके खिलाफ मेंटेनेंस फाइल किया है, वैसी परिस्थिति में क्या उपाय है? देखिए, ड्यूरिंग पेंडेंसी, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन है, जो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो हस्बैंड की जो असेट्स हैं, जो राइट्स हैं हस्बैंड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, वो वाइफ का, बच्चों का और मदर का है। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो सक्सेशन भी बीच में आ जाता है। करेक्ट। जब सक्सेशन पे आते हैं तो अकॉर्डिंग टू सक्सेशन एक्ट मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी में वाइफ एंटाइटल हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल जो डिसीज है हस्बैंड, उसने कोई अपनी विल ना करी है। अगर कोई विल कर गया है तो अकॉर्डिंग टू विल, क्योंकि हमारा कानून प्रोवाइड करता है, क्लेम एग्जिस्ट नहीं करेगी, फिर क्लेम सक्सेशन फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम आते हैं कि अगर मेंटेनेंस का क्या होगा। देखिए, मेंटेनेंस की हम रिकवरी कर सकते हैं उसके एस्टेट से। स्टेट जब तक उसकी लाइफ, जितनी स्टेट्स हैं उसकी, मान लीजिए कि आपके 2 साल के मेंटेनेंस थे जो पेंडिंग थे, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की जितनी भी असेट्स जो भी इनहेरिट करेगा उससे हम रिकवर कर सकते हैं उस पैसे को एग्जीक्यूशन के लिए। एक सवाल और मेरे पास आया हुआ था कि क्या लड़की अपने फादर या अपने ब्रदर के खिलाफ जो है वो मेंटेनेंस फाइल कर सकती है? अपने परिवार, मतलब जो उसके मायके वाले हैं उसके खिलाफ मेंटेनेंस फाइल कर सकती है? देखिए, ये इस क्वेश्चन के अंदर मेरा आंसर तो यस है, मेंटेनेंस फाइल कर सकती है, लेकिन 125 सीआरपीसी में नहीं कर सकती। इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये बात क्लियर कर दी कि 125 के अंदर ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस नहीं फाइल की जा सकती। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी इस चर्चा की जो मुख्य विषय है वो ये है कि 125 में क्या प्रोविजंस हैं, कैसे मेंटेनेंस फाइल कर सकती है लड़की। एक और सवाल है तरुण जी। तरुण जी, ये बताइए कि अगर कोई पिटीशन डिसमिस हो जाती है तो वैसे कंडीशन में फिर क्या लीगल प्रोविजंस है, और अगर कोई पिटीशन डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो क्या प्रोविजंस है? देखिए, दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक पिटीशन डिसमिस इन ऑन मेरिट हो जाती है
तो प्रोविज़न जो है अपील जाएगी इसकी। अब अकॉर्डिंगली अपील के लिए हमें हायर कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अब फैमिली कोर्ट हमारे यहाँ फॉर्मेशन हो गया है इंडिया में। तो फैमिली कोर्ट की जो भी अपील हैं वो हाई कोर्ट में जाती है। अगर आपकी पिटीशन किसी वजह से नॉन प्रोसिक्यूशन में हो जाती है, यानी कि आपकी गैर हाजिरी की वजह से पिटीशन आपकी डिसमिस हो जाती है, किसी कारण से आप गैर हाजिर हो गए और पिटीशन आपकी डिसमिस हो गई, उस कंडीशन में बड़ा कंट्राडिक्टरी व्यू है कानून का हमारे। एक ऑप्शन है, आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं रेस्टोर कराने के लिए। मेरा मानना ये है कि हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली कोर्ट जज से ही रेस्टोर करा सकते हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमारा 125 का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करा गया था, जैसे हमने शुरू में ही कहा, आपने भी बताया ये बात, कि ये स्पीडी रेमेडी है टू गिव वेलफेयर ऑफ द वुमेन। तो इसके लिए हमारे यहाँ सीआरपीसी में प्रोविज़न इंट्रोड्यूस करा गया। अदरवाइज इससे पहले ये सिविल ही रेमेडी थी जिसके अंदर हमें मेंटेनेंस मिलती थी। अब क्योंकि स्पीडी रेमेडी की वजह से, वेलफेयर की वजह से ये सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस करा गया, तो इसको हम क्वासी सिविल क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहते हैं। तो इस पे सिविल के भी प्रोविजंस जो होते हैं सीपीसी के, वो भी एप्लीकेबल है। यानी कि ऑर्डर 9 रूल 9 सीपीसी का वो भी एप्लीकेबल है। इवन अदरवाइज अगर आप 125 सीआरपीसी में भी एप्लीकेशन लगा देंगे रेस्टोरेशन की, अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है 2021 में, अकॉर्डिंग टू एपेक्स कोर्ट जजमेंट, रेस्टोरेशन की पिटीशन रेस्टोर करने की पावर फैमिली कोर्ट जज को है। एक सवाल 2-3 दर्शकों ने पूछा है कि कोई लड़की अगर उसकी शादी हरियाणा में होती है, शादी के बाद वो पंजाब में रहती है, जॉब वो मुंबई में करती है, और अब डिस्प्यूट के बाद वो लड़की आके दिल्ली में रह रही है, तो मेंटेनेंस कहाँ कहाँ फाइल कर सकती है? देखिए, मेंटेनेंस फाइल करने के लिए जो जुडिक्शंस हैं हमारे यहाँ 126 सीआरपीसी में दिया गया। 126 सीआरपीसी हमें बड़ा क्लियर कहता है जहाँ लड़का रहता है। ये सवाल मैंने इसलिए दोहराया क्योंकि मैं स्पेसिफिकली आपको एग्जांपल देके बताया कि ये है, क्योंकि आपने पहले जो बताया वो एकदम लीगली राइट बताया था। अब मैं चाहता हूँ एग्जांपल के साथ इसको बताएं। देखिए, लड़की की अपनी इच्छा है, लड़की जहाँ रहती है वहाँ पिटीशन फाइल कर सकती है। इवन लड़की जहाँ लास्ट रही है साथ में लड़के के, वहाँ भी फाइल कर सकती है। जहाँ लड़का रहता है वहाँ भी फाइल कर सकती है। जहाँ लड़का टेम्परेरी रहा है या रह रहा है या आता जाता तक है, वहाँ भी फाइल कर सकती है। जहाँ लड़की एक दिन रहने के लिए आई है, वहाँ भी फाइल कर सकती है। पिटीशन फाइल करने के लिए लड़की को जुडिक्शन सब जगह है। किसी लड़की की शादी जो है फॉरेन में हुई, वो फॉरेन में लड़का और लड़की दोनों ने शादी किया, और शादी होने के बाद लड़की इंडिया आ जाती है, वो इंडियन है, तो क्या वो मेंटेनेंस भारत में फाइल कर सकती है? इसके बारे में देखिए, कोई भी लड़की जो इंडियन है और नागरिकता है उसे इंडिया की, वो एज़ पर इंडियन लॉ अपने हस्बैंड से, चाहे वो कहीं भी रहता है, मेंटेनेंस पिटीशन फाइल कर सकती है। ये आपने एकदम क्लियर कर दिया कि लड़की कहीं भी फाइल कर सकती है मेंटेनेंस। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर देखिए, कहीं भी से मैं क्लैरिफाइड कर देता हूँ। कहीं भी से मतलब मेरा ये है, ऐसा नहीं है कि लड़की की एक ऐसी जगह अननोन जाके पिटीशन फाइल कराए और वहाँ रह भी ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि लड़की जहाँ रह रही है प्रेजेंटली, उसकी मूवमेंट है, वहाँ भी कर सकती है। प्रेजेंट जहाँ लड़के की मूवमेंट है, लड़की की नहीं, लड़के की मूवमेंट है, वहाँ भी कर सकती है। जहाँ लड़का और लड़की लास्ट रेजाइड कराए, वहाँ भी फाइल कर सकती है। ये नहीं कह सकते कि आज लड़की दिल्ली में रह रही है, कल यूपी में रह रही थी, तो यूपी में भी फाइल कर सकती है, ये नहीं कह सकते। जहाँ वो प्रेजेंटली रह रही है, अपने मायके में रह रही है, मायके में फाइल कर सकती है। ससुराल में रह रही है, ससुराल की जुडिक्शन फाइल कर सकती है। लड़का जहाँ काम करता है उसकी जुडिक्शन फाइल कर सकती है। और इससे क्लियर, लड़का कहीं इवन कोर्ट में भी आता है किसी केस के अंदर, तो उस कोर्ट की जुडिक्शन में भी फाइल हो सकती है। एक चीज़ और है तरुण जी, अभी हमने बात की थी कि अगर
लड़के की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द मैटर, इन केस अगर ऐसे केस में किसी लेडी ने एक मेंटेनेंस सूट फाइल किया, उसका बच्चा है, अगर उस लेडी की डेथ हो जाती है तो जो उसका बच्चा है उस मेंटेनेंस केस को कैसे प्रोसीड करेगा, उसका लीगल गार्जियन कौन होगा फिर वैसे कंडीशन में? देखिए, ये सिचुएशन के अंदर पूरी स्टेट्स का जो गार्जियन होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने प्रावधान करे हुए हैं। और आपको जब माँ की भी डेथ हो गई है तो उसके रिलेटिव आगे आते हैं। अगर रिलेटिव आगे आएंगे तो वो अपने आप को ये कहेंगे कि हम इसके गार्जियन हैं, क्योंकि नेचुरल गार्जियन तो नहीं हो सकते वो, है ना। इन दैट सिचुएशन वो एज ए गार्जियन परस्यू करेंगे। देखिए, आपने कहा कि माँ की डेथ हो जाती है, मेरे पास केस है उसके अंदर ऐसा कि जिसमें माँ की डेथ हो गई और इस सिचुएशन के अंदर उनकी जो मौसी हैं वो उसके लीगल गार्जियन बन के उसको प्रोसीडिंग परस्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट जज से। अगर माइनर है बच्चा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन ऑफ द कोर्ट आप उसको परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्योंकि आप नेचुरल गार्जियन होते तो आप नेचुरल तरीके से कर सकते, उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर उसके गार्जियन अपॉइंट होना चाहते हैं, आपको अपॉइंटमेंट होना कराना पड़ेगा अपना। अपॉइंट होने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट जज के अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ पिटीशन फाइल होती है उसकी, वहाँ आपको परमिशन मिल जाएगी। यू कैन परस्यूड ऑन बिहाफ ऑफ दी। एक कंडीशन और आती है कि अगर किसी मेंटेनेंस के केस में मान लिया जाए कोई लड़का है जो मेंटली फिट नहीं है, मेंटली और फिजिकली, या मेडिकल जो है ग्राउंड पे वो बार बार ये कह रहा हूँ मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, किसी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो वैसी परिस्थिति में क्या प्रोविजंस है? देखिए, अगर कोई बंदा मेंटली फिट नहीं है तो वो खुद तो परस्यू कर ही नहीं सकता अपना, जो अपना लीगल राइट ही नहीं जानता, जो यही नहीं, जो जवाब अपना डिफेंस नहीं कर सकता, तो वो पर्सनली तो कुछ नहीं कर सकता। उसके बिहाफ पे भी फिर वही प्रोसीडिंग आती है, लीगल गार्जियन उसके बिहाफ पे प्रोसीडिंग करेंगे आगे। उसके लिए फिर परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, या तो पटिशनर लड़के के खिलाफ लीगल गार्जियन बनाएगी उसके माँ बाप को या जो भी होगा, या फिर आप परमिशन लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट जज से। प्रोविजन इसमें ये है कि एक इंटरिम मेंटेनेंस की प्रोविजन है, दूसरी एक परमानेंट मेंटेनेंस। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इंटरिम और परमानेंट में क्या अंतर है और किस किस कंडीशन में कोर्ट जो है इंटरिम डिसाइड करती है, फिर परमानेंट कब डिसाइड? देखिए, इंटरिम मेंटेनेंस जो है टू गेट दी स्पीडी मेंटेनेंस, ये इनिशियली इमीडिएट आपको रिलीफ देने के लिए दिया जाता है। अब कोर्ट में जब हम पिटीशन फाइल कर देते हैं तो आपको डिसाइड करने के लिए एक लंबा लेंथी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपको जवाब भी आएगा, उस केस में जवाब आएगा, आपका एविडेंस होंगी, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, आर्गुमेंट होगा, और डिसाइड होते होते उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमारे यहाँ ये प्रावधान दिया गया, कानून के अंदर ये प्रोविजंस बनाए गए हैं कि आपको एक इंटरिम एप्लीकेशन लगती है, उसके अंदर आपको इमीडिएट रिलीफ दिया जाए, कि आपका एक इमीडिएट रिलीफ मिलना चालू हो जाए आप लोगों को, कि जो बच्चे को मेंटेनेंस मिल जाए एकदम। हाँ, ये एक इंटरिम है, आप इसको एनहांस भी करा सकते हैं टाइम टू टाइम। इसमें यह भी है कि मान लीजिए कि आज हस्बैंड कमा रहा है 20,000 रुपये, आज आपके 5,000 रुपये या 6,000 रुपये या 10,000 रुपये मेंटेनेंस बन गई। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस आपकी हस्बैंड की सैलरी 50,000 हो गई, तो आप अनाउंसमेंट के लिए भी पिटीशन लगा सकते हैं और उसको अनाउंस भी करा सकते हैं इंटरिम को। ये नहीं है कि इंटरिम फिक्स हो गया तो फिक्स ही हो गया, वो टाइम टू टाइम हम जैसे जैसे अनाउंस करा सकते हैं। हाँ, जब फाइनल डिस्पोजल होगा, फाइनल डिस्पोजल में कोर्ट ने ये देखना है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी क्या है, जो अकॉर्डिंगली जो प्रूव होती है उसकी फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया है कि 2 हिस्से जो है हस्बैंड के होते हैं और बाकी हिस्से उसके लीगल हायर्स में डिवाइड होते हैं, मतलब वाइफ और बच्चों में डिवाइड होता है। अकॉर्डिंगली कोर्ट उसको ऑर्डर करेगी, फाइनल डिसीजन देगी। वो आपका हो गया परमानेंट सॉल्यूशन, कि आपको लाइफ लॉन्ग उसमें मिलता रहेगा। लेकिन अगर उसके बावजूद वो उसकी फिर सैलरी इंक्रीज हो जाती है या कुछ होता है, फिर अनाउंसमेंट के लिए हम जा सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए कि जी अकॉर्डिंगली, मतलब ये इंटरिम में कर सकते हैं।
इंटरिम में नहीं, फाइनल डिसीजन के बाद भी कर Final सकते हैं। decision। इंटरिम तो टिल द डिस्पोजल ऑफ दी कंप्लेंट है। कंप्लेंट के बाद भी, अगर फाइनल जजमेंट के बाद भी अगर उसकी सैलरी बढ़ती है ओके। तो हम उसको ग्राउंड लेके उसको अनाउंस करा सकते हैं। एक सवाल और है तरुण जी कि क्या कोई केस में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर सेटलमेंट हो गई है, लड़का और लड़की में डाइवोर्स हो गया, इवन फाइनल जजमेंट भी आ चुकी है, दोनों सेपरेट रह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, तो वैसे कंडीशन में भी क्या लड़की मेंटेनेंस फाइल कर सकती है इन फ्यूचर? देखिए, जब आपका डाइवोर्स हो गया, म्यूचुअली डाइवोर्स अगर आप दोनों का हो गया है, जब म्यूचुअली डाइवोर्स होता है तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होती हैं कि इसमें पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट जो एलिमनी है लड़की की, मेंटेनेंस है, नहीं होगी उसका। वो सब इसमें सेटल हो गई, तो वो हम क्लेम नहीं कर सकते हैं उसके बाद। हाँ, अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है देन लड़की कर सकती है, उसमें एलिमनी भी कोर्ट डिसाइड करेगी और मेंटेनेंस भी आप उससे जब तक ले सकते हैं टिल आपकी सेकंड मैरिज नहीं होती है। मेंटेनेंस में दो प्रोविजंस है कि आप जो है एक सीआरपीसी में 125 में आप एप्लीकेशन लगा सकती हो, दूसरा जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी प्रोविज़न है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस में। एक चीज़ बताइए तरुण जी कि क्या कोई लड़की अगर वो इस कंडीशन में नहीं है कि अपने लॉयर को फी दे पाए, तो वैसे कंडीशन में क्या वो खुद भी एप्लीकेशन लगा सकती है या उसके पास लीगली जो है वो जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल फॉरम्स है या जो जिस स्टेट में रह रही है वहाँ की जो लीगल अथॉरिटीज़ है क्या मुहैया, क्या लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर? देखिए, ऐसी कंडीशन के अंदर जहां आप लॉयर की फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं, कोर्टों के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं टू हेल्प एंड गेट द जस्टिस टू दी नीडी पर्सन्स। हमें अप्रोच सिर्फ करना है उन्हें। आप लीगल जो हमारे डीएलएससी के ऑफिसेज हैं अपने कंसर्न एरिया के, आप वहाँ जाइए, उन्हें अप्रोच कीजिए, दे विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट। प्रोसेस क्या है लीगल काउंसिल फ्री में इंगेज करने के लिए? उसमें क्या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह या देखिए, डायरेक्ट आप हर जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ रहती है वहाँ कंसल्ट कर सकती है? देखिए, हर स्टेट के अंदर दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के ऑफिसेज हैं पूरी इंडिया के अंदर। आप जिस भी एरिया में रहते हो, जो भी आपकी कंसर्न कोर्ट बनती है जुरिडिक्शन में, आप वहाँ जाइए, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को अप्रोच कीजिए। वहाँ पे अपना हेल्प डेस्क होता है, वहाँ पे आप वहाँ जाइए, वहाँ अपनी समस्या बताइए, वहाँ आपको एडवाइस भी देंगे, आपकी काउंसलिंग भी करेंगे और आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको काउंसिल भी प्रोवाइड करेंगे। एक सवाल और है तरुण जी कि क्या अगर लड़का जो है इंडिया में रह रहा है और लड़की विदेश में है, तो क्या वो मेंटेनेंस इंडिया में फाइल कर सकती है बिना कोर्ट में आए? बिना कोर्ट में आए लड़की मेंटेनेंस फाइल कर सकती है? कोई कारण ऐसा जो लड़की नहीं आ सकती? सवाल है मेरे पास कि लड़की जो है वो विदेश में रहती है, लड़का अब इंडिया में शिफ्ट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो मेंटेनेंस फाइल कर सकती है? लड़की आना नहीं चाहती कोर्ट में, वो कहती है कि मेरे पास जो है उतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं वहाँ नहीं जा सकती। अच्छा, ड्यू टू कि रिसोर्सेज नहीं है, वो बार बार विजिट नहीं कर सकती है, इसलिए हाँ बिल्कुल लड़की मेंटेनेंस थ्रू एसपीए अपने गार्जियन कर सकती है, किसी को अपना एसपीए बना सकती है, पावर अटॉर्नी दे सकती है, तो उसके बिहाफ पे पिटीशन फाइल की जाए, बिल्कुल कर सकती है। पावर ऑफ अटर्नी दे के वो फाइल कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कंडीशन में वो कहाँ फाइल करेगी, जहाँ लड़का रह रहा है या अपना मायके? देखिए, आपने जो सिचुएशन रखी है, पहली सिचुएशन आपने रखी कि लड़की फॉरेन में सिचुएशन है। नहीं है, सवाल है। देखिए, जो सवाल है वही सवाल हमारे लिए तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली है ना जवाब। जब ये सिचुएशन क्रिएट हो गई कि लड़की फॉरेन में है, अब आपने फॉरेन का तो ये तो क्वेश्चन आपको मिल गया कि फाइल कर देगी किसी के अपने एसपीए के माध्यम से। अब आप कहते हो जुडिक्शन कहाँ की ली जा सकती है? जुडिक्शन तो जहाँ लड़का रहता है वहीं पे होगी, बट ऑब्वियस सी बात है आप एसपीए के उसमें तो जुडिक्शन में नहीं कर सकते, वहाँ तो आप कवर नहीं कर सकते ना अपने आप को। एक सवाल ये भी है कि जो मुस्लिम महिलाएं, क्या मुस्लिम महिलाएं 125 के तहत मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। मुस्लिम महिलाओं को भी राइट दिया गया है, बिल्कुल कर सकती है। तो सिमिलर प्रोविज़न है जो हिंदू महिलाओं के जो अधिकार है या जो उनको राइट्स दिए गए हैं 125 में, एकदम सिमिलर राइट है या कुछ
अलग है उनको मेंटेनेंस? नहीं नहीं, बिल्कुल सेम राइट है। जो हिंदुओं को राइट है वही मुस्लिम को है, क्योंकि 125 सीआरपीसी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती कास्ट के बेस पे, कास्ट और रिलीजन? कास्ट और रिलीजन के बेस पे, तो इक्वल राइट्स हैं सबके लिए। मीन्स की मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सब पारसी इसमें हो, 125 में सब 125 में सभी कवर्ड है, सभी covered है। मेंटेनेंस बिल्कुल। फाइल करने का। अगर कोई मुस्लिम महिला दो शादी की हो या उसकी दो शादी हुई हो, तो क्या वो दोनों हस्बैंड के खिलाफ मेंटेनेंस फाइल कर सकती है? देखिए, मुस्लिम महिलाओं को 2 शादी करने का राइट नहीं है। तो जो सवाल आ रहे हैं ऐसे कि किसी और लड़की की दो हमारे शादी हुई है। हमारे कानून में 2 शादियां अलाउड नहीं है हिंदुस्तान में हमारे यहाँ। बिल्कुल। तो मेंटेनेंस वो अपने पहले पति से ही ले सकती है, दूसरे पति से नहीं ले सकती। और अगर उसने दूसरी शादी कर ली है तो वो इलीगल है। जैसे एक सवाल ये है कि पहले हस्बैंड से लड़की ने डाइवोर्स नहीं लिया, वो 5 वर्षों से सेपरेट रह रही थी, और 5 साल बाद उसने किसी लड़के से शादी किया, दूसरे लड़के से, और जिस लड़के से उसने शादी की दूसरी शादी, उसके खिलाफ उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया। और जब मेंटेनेंस की केस उसने फाइल की तो जो सेकंड हस्बैंड है उसको ये बोलता है कि तुमने पहले हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं लिया। वैसी परिस्थिति में क्या मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ कर सकती है? क्या प्रोविजंस है? देखिए, सबसे पहला ही बात ये है कि मेंटेनेंस किसको मिल सकती है और किसको नहीं मिल सकती। क्वेश्चन यहीं पहले सबसे पहले आ जाता है। कोई वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। अगर वो वाइफ की डेफिनेशन में आती है तो बिल्कुल ले सकती है मेंटेनेंस, अगर वाइफ की डेफिनेशन में नहीं आती तो नहीं ले सकती। अब आप जानते हैं कि जब उसने बिना डाइवोर्स के सेकंड मैरिज की तो वो लीगल मैरिज तो है नहीं, इलीगल मैरिज है, वो भी एब इनिशियो शुरू से ही, तो वो मेंटेनेंस लड़के के खिलाफ फाइल नहीं कर सकती। इस कंडीशन के अंदर जो उसने सेकंड मैरिज की थी उसके खिलाफ और नहीं अगर फाइल कर लड़की को बच्चा भी हो दूसरे हस्बैंड से तो क्या? सकती। देखिए, बच्चा है दूसरे हस्बैंड से तो बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने उसके फादर से, क्योंकि वो उसका फादर है। जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नहीं होते, बच्चे हमेशा लेजिटिमेट कहलाते हैं। और मतलब लीगली वो सेकंड हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, जो बच्चा है उसके लिए वो मेंटेनेंस क्लेम। बिल्कुल राइट, बच्चे के लिए मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है उसके फादर से, और फाइल वही वाइफ ही करेगी। बट नेचुरल गार्जियन तो वही है। एक अवेयरनेस सवाल है स्टूडेंट के लिए। एक लॉ स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि 125 के तहत एप्लीकेशन लगाने के क्या क्या प्रोसेस हैं, और एक लॉ स्टूडेंट है उसने ही सवाल किया है, तो ज़रा वो भी आप जो है बता दें। देखिए, हर स्टेट में जो प्रोसीडिंग है फाइलिंग की वो अलग अलग है। अब 125 सीआरपीसी में पिटीशन फाइल करने के लिए आपको ये भी आना चाहिए कि पिटीशन कैसे ड्राफ्ट होती है। जब ड्राफ्ट आप कर लोगे जब ही तो आप उसमें फाइलिंग की तरफ जाएंगे। तो ड्राफ्ट करने के लिए आपको सबसे पहले पार्टीज़ के नाम, जहां आपने फाइल करना है, जैसे फैमिली कोर्ट में हमारे यहाँ पूरा प्रोविज़न जो है सारा मेंटेनेंस का सारा फैमिली कोर्ट्स को दे दिया गया है। फैमिली कोर्ट्स में प्रिंसिपल जो फैमिली कोर्ट जज होता है वहीं पिटीशन फाइल होती है। तो टाइटल में आप हमेशा ज़रूर लिखेंगे ये बात कि फैमिली कोर्ट को हम डिनोट कर रहे हैं। दोनों पार्टीज़ के नाम आएंगे, आप अपना नाम भी लिखेंगे, दूसरी पार्टीज़ का नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अपने इंट्रोडक्शन देंगे, डेट ऑफ मैरिज आप उसमें प्लीड करेंगे कि हाँ जी प्लीडिंग का पार्ट है ये, कि मैरिज कब हुई थी, कैसे हुआ था, उस मैरिज कहाँ पे हुई थी, कितने पैसे लगाए गए थे मैरिज के अंदर, मैरिज किस कंडीशन में आप कितने टाइम रहे वहाँ पे, मैरिज में कितने बच्चे हुए या नहीं हुए, क्या क्या हस्बैंड करता है काम, हस्बैंड के पास क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है, क्या क्या आपके पास क्रूरल्टी हुई है आपके साथ में। आप ये सारी चीज़ें पार्ट है, जुडिक्शन का इशू है, कोर्ट फीस का है, ये सब आप उसके अंदर एज़ पर लॉ प्रेयर के साथ उसमें ड्राफ्टिंग में डालेंगे अपना। उसके बाद एक एफिडेविट सपोर्टिंग होता है इसके अंदर, एफिडेविट लगाएंगे आप अपना। एफिडेविट लगाने के साथ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक लगाना होता है।
लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको ये बताना होता है कि हम ये डॉक्यूमेंट अपनी कंप्लेंट के साथ फाइल कर रहे हैं। जैसे कि शादी का कार्ड लगाएंगे आप, मैरिज की फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, आपने कोई कंप्लेंट्स वगैरह करी है वुमेन सेल वगैरह में या कहीं और भी करी है, आप वो लगाएंगे कॉपीज़ उनकी। जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हैं आपके क्रूअल्टी से रिलेटेड वो लगाएंगे आप अपने। जो भी आपसे केस से संबंधित डॉक्यूमेंट हैं वो आप सब उसके अंदर फाइल करेंगे। क्या मेंटेनेंस के जो पिटीशन है इसके लिए भी ट्रांसफ़र पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा सकते हैं? मेंटेनेंस पिटीशन के लिए ट्रांसफ़र पिटीशन, देखिए जनरली ट्रांसफ़र पिटीशन जो होती हैं वो हस्बैंड नहीं मूव करते, लेडीज़ जो औरतें होती हैं वो करती हैं मूव। तो ट्रांसफ़र पिटीशन, अब मेंटेनेंस पिटीशन तो वुमेन्स ही फाइल करती है ना, तो हस्बैंड ट्रांसफ़र पिटीशन नहीं करा सकता। हस्बैंड के लिए प्रोविज़न नहीं है ट्रांसफ़र कराने का। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर लड़की ने फॉर एग्जांपल दिल्ली में पिटीशन फाइल कर दिया यहाँ पे फैमिली कोर्ट में जी, उसके बाद किसी कारणवश वो ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो मुंबई शिफ्ट हो गई, वो अब दिल्ली में रहती ही नहीं है, और जी। वैसे कंडीशन में अगर वो चाहती है कि जो एग्जिस्टिंग पिटीशन है जो दिल्ली में फाइल की थी उसकी ट्रांसफ़र वो मुंबई चाहती, तो क्या ऐसी कोई कंडीशंस या ऐसी कोई प्रोविजंस है क्या? देखिए इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ, एक जो ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं, टॉप कोर्ट ही डिसाइड कर सकती जी है। जी जी जी, जो स्टेट्स का जो डिस्प्यूट्स हैं आपस का, जो ट्रांसफ़र पिटीशन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के लिए, तो हाई कोर्ट्स भी एलिजिबल नहीं है इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफ़र कर सकती है पिटीशन, और हम चाहें तो उसे वॉलंटरी विड्रॉ करके विद द परमिशन ऑफ हम अपना जुडिक्शन में फाइल कर सकते हैं। मतलब वॉलंटरली आप जो है विड्रॉ करके फिर वहाँ विद द परमिशन ऑफ कोर्ट कि हम वॉलंटरी विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव नॉट इसमें रेजाइडिंग हियर। 125 में कोई लिमिटेशन की कोई कंडीशन तो नहीं होती? नहीं, 125 में कोई लिमिटेशन की कंडीशन नहीं है आपके पास। क्या अगर कोई लेडी जो है उसकी शादी 20 साल पहले हुई है और 20 साल बाद वो डाइवोर्स या इस प्रकार की कोई क्रूएल्टी या मेंटेनेंस के लिए अगर पिटीशन फाइल करती है, 20 मान लिया जाए उसकी शादी 1980 में हुई और 2022 में वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है, तो क्या ये मेंटेनेबल है इस प्रकार के सूट? बिल्कुल बिल्कुल, उसका लीगल राइट है, वो उसको अवेल करना चाहे, जब मर्जी अवेल करना चाहे बिल्कुल मिलेगा उसे। मतलब इसमें कोई इस प्रकार की रिस्ट्रिक्ट ऐसे सवाल आते हैं, एक्चुअली मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे देखिए viewers जिसका से। लीगल राइट है, लीगल राइट की इसमें 125 में टाइम बार्ड कुछ नहीं है, ये रिकरिंग है, मंथ टू मंथ बेसिस पे है आपका, आपकी मेंटेनेंस की एंटाइटलमेंट है मंथ टू मंथ बेसिस पे, तो ये कभी टाइम बार्ड नहीं हो सकती आपकी मेंटेनेंस की पिटीशन। आपने मान लीजिए 5 साल की मेंटेनेंस क्लेम नहीं करी, आपको मेंटेनेंस 5 साल पीछे की नहीं मिलेगी, जिस दिन से आपने पिटीशन फाइल करी है आपको मेंटेनेंस उस दिन से मिलेगी। तो इसलिए इसमें लिमिटेशन का कोई इशू नहीं है, आप कभी भी पिटीशन फाइल करेंगे, जिस दिन से आप पिटीशन फाइल करते हो उस दिन से आपको मेंटेनेंस मिलेगी। मतलब जिस दिन आप पिटीशन फाइल करते हो, अगर आपकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन पे डिसीजन अगर 2 साल बाद आती है इंटरिम या परमानेंट, तो आपने जिस दिन मेंटेनेंस सूट फाइल किया उस दिन से कैलकुलेट होगी आपकी मेंटेनेंस। उसके अंदर जज वैसे तो मेंशन करते हैं कि जिस दिन से इन्होंने पिटीशन फाइल करी है, एप्लीकेशन होती है कि इंटरिम की, जिस दिन से इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है उस दिन से मेंटेनेंस दी जाए। लेकिन अगर बाई चांस अगर जज साहब वो मेंशन नहीं करते हैं तो हम उसको करेक्ट करा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रोविज़न है, हम अपील कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उसके ऑर्डर की, जो भी चैलेंज फॉरम है हमारा, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। कानून यही कहता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन जो हमारी फाइल है वहाँ से मिलेगा आपको। एक लिटिगेशन एक्सपेंसेस की बात आती है कि मेंटेनेंस सूट अगर कोई लड़की फाइल करती है तो जो लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करता है? क्या बाद में उस लिटिगेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट जो है लड़के द्वारा की जाती है? देखिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है, अगर आपके फेवर में कोई पिटीशन हो जाती है तो कोर्ट आपको, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो विद कॉस्ट आपको डिग्री करे सूट को, कंप्लेंट को, या विदाउट कॉस्ट करे। अगर विद कॉस्ट करती है तो लिटिगेशन एक्सपेंसेस जो है एज़ पर फीस में वो आप फाइल करेंगे, अकॉर्डिंगली कोर्ट अपने हिसाब से उसको अलाउड करेगी, पिटीशन मेंटेनेंस के अंदर देगी, आपको ग्रांट करेगी, बिल्कुल देगी लिटिगेशन एक्सपेंसेस। अमूमन कितना टाइम जो है 125 के एप्लीकेशन एवरीथिंग कोर्ट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि परिस्थिति के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जो है ऐसे पिटीशंस में कितने टाइम बाद जो है वो इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाती है? इस पे अगर आप कुछ बता सकते हैं। देखिए हर स्टेट में, हर स्टेट की कोर्टों में
पेंडेंसी ऑफ दी पिटीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लंबी डेटें मिल रही हैं। जितनी लंबी डेटें मिल रही हैं उतने टाइम में आपकी पिटीशन, देखिए पहले आपको नोटिस होते हैं, दूसरी पार्टी को नोटिस होती है, वो आएंगे। 2 डेटें तो हमारी इसी काम में लग जाती हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होगा, कोर्ट एनालिसिस करेगी क्या उसकी इनकम है क्या नहीं है, आपको क्या मिलना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि कोर्ट के पास कितनी पेंडेंसी है, कितनी लंबी डेट आपको मिल रही है। 2 महीने में भी आपको इंटरिम मिल सकता है, आपको साल भर में भी ना मिले, ये भी हो सकता है। इसके लिए कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है। अगर समवन इंटेंशनली कोई अवॉइड कर रहा हो, उस एड्रेस पे रह रहा हो, तो क्या वैसी परिस्थिति में कोर्ट क्या करती है? बीइंग एन एडवोकेट फिर आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं अगर वो इंटेंशनली समवन को अवॉइड कर रहा है तो? देखिए, हम अगर कोई पार्टी इंटेंशनली समवन अवॉइड करती है तो कोर्ट हमें अकम्पनीड विद प्रोसेस सर्वर परमिट करती है कि आप उस प्रोसेस सर्वर के साथ जाइए और आपने समवन की सर्विस कराइए। अगर आप उसमें भी एनेबल हैं तो आप एक एफिडेविट कोर्ट को देंगे कि ये उसी एड्रेस पे रहता है और इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली अवॉइड कर रहा है, तो कोर्ट उसके बाद थ्रू SHO या थ्रू वारंट के थ्रू उसे बुलाएगा। कोर्ट आपकी बात पे बिलीव करते हुए, और आपकी स्टेटमेंट गलत होती है तो कोर्ट आपके खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। और अगर नॉन अपेयरेंस पे अगर लड़की किसी डेट में नहीं आती है और अगर नॉन अपेयरेंस में वो एप्लीकेशन उसकी डिसमिस हो जाती है, तो उस कंडीशन में लड़की क्या कर सकती है? जो पिटिशनर है वो क्या करेगी? देखिए, जब आपकी एप्लीकेशन किसी लड़की के ना आने की वजह से या उनके वकील साहब के ना आने की वजह से डिसमिस हो जाती है, तो फैमिली कोर्ट के अकॉर्डिंगली हम उस फैमिली कोर्ट में भी रेस्टोरेशन की पिटीशन लगा सकते हैं, जिसके अंदर हम जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के माध्यम से कि हमारी पिटीशन जो है वो रेस्टोर कर दी जाए। इस कारणवश हम नहीं आ पाए थे जिसकी वजह से उस दिन डिसमिस हो गई। हम अपना जो प्लाउजेबल रीज़न है वो दे के कोर्ट को सेटिस्फाइड करके कोर्ट विल परमिट, बिल्कुल आपको अलाउड करेगी। इवन आपके पास एक रेमेडी है, दूसरी रेमेडी आपके पास ये है, आप चाहें तो रिवीजन में हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। किस प्रकार के मेंटेनेंस को आप क्लेम कर सकते हो? तो किस प्रकार के एक्सपेंसेस, क्या क्या खर्चे आप जो है मेंटेनेंस में मांग सकती हैं एक लड़की होने के नाते? देखिए, लड़की अपने सारे खर्चे जो भी उसकी मेंटेनेंस से रिलेटेड है सभी क्लेम कर सकती है। इसमें ये तो नहीं है कि लड़की खाली खाने का ले सकती है, कपड़ों का नहीं लेगी। लड़की फंक्शन में जाना है तो उसके लिए अलग मेंटेनेंस लेगी। सब कुछ इन होल है। जो मेंटेनेंस होती है वो कोई पार्ट में डिवाइड नहीं होती, वो इन होल है। आपको पूरी मेंटेनेंस जो भी आपको मिलेगी, जो भी तय होगी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होती, वो आपको इन होल मिलती है। एक सवाल, अगर आपको एक और मैं इसमें क्लैरिफाइड कर देता हूँ आपको, अगर मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से कोई आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, तो आप उन बिलों को लगा के, आपकी अगर इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट ने फिक्स कर दी है कोई, और आपका कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपको मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपको कुछ पैसा देना पड़ रहा है, तो उस इमरजेंसी की कंडीशन में कोर्ट वो बिल अमाउंट भी लड़के को देने के लिए फोर्स कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि ये बिल अमाउंट आप पे करेंगे एडिशनल टू इंटरिम मेंटेनेंस। मतलब आप अगर साधारण शब्दों में कहें तो जो मेंटेनेंस आपको अलाउ हुई है, अगर उसके बाद भी कोई मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप की हुई है तो वो भी आप ऐड कर सकती हो। मेडिकल एक्सेप्शनल इमरजेंसी, जैसे आपके कोई, आपका मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ है, ICU केस हो गया, आपके कुछ एडमिशन ऐसा हो गया जिसके अंदर आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, आपने किसी से लेके दे दिए या आपके रिलेटिव ने दे दिए, वो लायबिलिटी तो आपके हस्बैंड की है ना। देखिए, वाइफ को मेंटेन करना इज़ द ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड। एक सवाल और है कि बच्चों की स्कूल की फीस कौन पे करेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएं कि अगर कोई बच्चा, जैसे जब शादी के 2 साल बाद बच्चा हो गया, जब डाइवोर्स के केस फाइल किए उस टाइम बच्चा माइनर था, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था, और ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस उस बच्चे की एडमिशन होनी है किसी स्कूल में, उस कंडीशन में लड़की क्या करेगी और किस प्रकार से मेंटेनेंस और बच्चे की फीस और एडमिशन के लिए कैसे कोर्ट के सामने किस प्रकार से वो प्रे करेगी? देखिए, अगर कोई मेंटेनेंस केस चल रहा है तो मेंटेनेंस में लड़की प्राइस कराएगी कोर्ट को एप्लीकेशन के माध्यम से कि जी जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है थोड़ा सा और उसका एडमिशन कराना है, उसके एडिशनल एक्सपेंसेस ये सारे हैं, ये हमें इमीडिएट चाहिए। उसके लिए इंटरिम एप्लीकेशंस के अंदर इमीडिएट एप्लीकेशन लगती है जिसको हम अर्जेंट एप्लीकेशन कहते हैं। उस अर्जेंट एप्लीकेशन को कोर्ट कंसिडर करती है
और उसमें अपना ऑर्डर पास करती है। अकॉर्डिंगली जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से मेंटेनेंस मिलेगा। क्या फाइनल डिस्पोजल के बाद भी अगर कोई केस डिस्पोज ऑफ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है म्यूचुअली या फिर कंटेस्टेड, तो भी क्या जो बच्चा है उसकी स्कूल की फ़ी, कॉलेज की फ़ी क्या फादर पे करेगा? देखिए, इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है। जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चे की और लड़की की मेंटेनेंस फिक्स हो जाती, वो एलिमनी फिक्स हो जाती है, और उसी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता है, तो मेरे हिसाब से तो जो बच्चा है वो एंटाइटल नहीं है, क्योंकि मदर ने ऑलरेडी उसके, क्योंकि बीइंग ए नेचुरल मदर, नेचुरल गार्जियन, लड़की ने उसके राइट सारे डिसाइड कर लिए अपने उसमें, क्योंकि मीटिंग राइट्स भी होते हैं। देखो, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो म्यूचुअल डाइवोर्स वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में हम सेट करते हैं उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन। इन शॉर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अभी कहता है, जैसे आप डाइवोर्स की बात है म्यूचुअल पे, तो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है कि जी बच्चे की मेंटेनेंस आप फिक्स नहीं कर सकते, बच्चा एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए, अगर आपका म्यूचुअली डाइवोर्स भी हो जाता है तो। जी, धन्यवाद तरुण जी आपका लीगल बाउंड्री से जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द हम एक और सब्जेक्ट पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लीगल बाउंड्री पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लीगल बाउंड्रीज़ में मुझे बुलाया और लोगों के लिए इतना आपने वैल्यूबल जो लीगल प्रपोजिशन रखी इस लोगों के लिए, तो धन्यवाद आपका। प्रकाश, और आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल लीगल बाउंड्री के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा पिछले 7-8 दिनों से पूरे देश में सोशल मीडिया पे, पब्लिक फोरम पे, न्यूज़पेपर में एक ही चर्चा है कि झारखंड जो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है, जहाँ के लोग अमूमन देश भर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में लेबर का काम करते हैं, या देश के अन्य जो वैसी जगह है जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं, उस राज्य के कई आईएएस पिछले 7 दिनों से विवादों में हैं। और विवाद का कारण ये है कि ये इन अफसरों ने ऐसी कारगुजारी की है कि पूरा देश आज झारखंड के ऐसे अफसरों की कारगुजारी की चर्चा कर रहा है। आपको पता होगा कि झारखंड 2000 में बना, और बनने के बाद वहाँ के लोगों की जो एक डिमांड थी कि बिहार से अलग कर, क्योंकि उनकी एक मांग थी कि झारखंड के जो लोग हैं उनका वहाँ पे शोषण होता है, और गंगा पार के लोग अर्थात बिहार के लोग और अन्य राज्य के लोग जो झारखंड में बसे हुए हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, और झारखंड के मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन क्या 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ उसके बाद ये चीज़ें बदली? जी बिल्कुल नहीं बदली। अगर आप ग्रास रूट पे जाएंगे झारखंड के किसी भी ज़िले में, चाहे हज़ारीबाग हो, कोडरमा हो, चतरा हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज, सिमडेगा, गुमला, रांची, पलामू, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो जो वहाँ के मिनरल्स है वो आखिर उन्हीं लोगों के कब्ज़े में आज भी है जो 2000 पहले की थी। और केवल बदली है तो कुछ चीज़ें बदली है। छोटे मोटे स्तर पे जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे उन लोगों ने अपने वर्चस्व को कायम किया, और उन्होंने खुद से अपनी एक साम्राज्य बनाई, खुद से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हाँ, मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जिस झारखंड को दुनिया महान बिरसा मुंडा के नाम से जानती है। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी निकला। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जिसके लोगों को लोग इसलिए जानते हैं कि झारखंड के ट्राइबल्स ईमानदार होते हैं। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है और लोग अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और वहाँ के सरकारी बाबुओं ने झारखंड की इतनी खराब इमेज आज कर दी है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, आपको लोग यही समझ रहे हैं कि एक तो राज्य की जनता गरीब है, दूसरे वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, जिसके अब जब सेंट्रल एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रेड की है तो पता चला कि वहाँ के आईएएस कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं, और इन आईएएस ऑफिसर्स ने बड़ी चालाकी से डमी कंपनीज बना के अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने नौकर्स को उन्होंने फर्जी कंपनी में डायरेक्टर्स बना दिए और कंपनी में पैसे लगाए। वही नहीं, झारखंड के जो 5-6 आईएएस ऑफिसर्स अभी चर्चा में हैं,
जिसको लेकर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सेंट्रल एजेंसीज को कि इन सब विषयों की एक हॉलिस्टिक स्तर पे जांच हो और इन पर कड़ी कार्रवाई हो। मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग है जो पिछले 7 दिनों से झारखंड के लोकल अखबार और नेशनल अखबार में चर्चा का विषय है। एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है सीएम के करीबी 5 आईएएस की पीएम से शिकायत। मैं बता दूं वो 5 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बहुत अधिक सीनियर्स नहीं हैं। उन सब की जो सिलेक्शन हुई है यूपीएससी के माध्यम से वो 2010 के बाद की हुई है। तो आप इस बात की एक इमेजिन कर सकते हैं कि चाहे आईएएस नया हो या पुराना हो, भ्रष्टाचार में हर कोई इन्होंने जो नेक्सस बनाई हुई है वही नहीं। जो 5 आईएएस की शिकायत की गई है उन आईएएस के ऊपर ये आरोप है कि किसी ने एक जिले में रहते हुए कहीं पेड़ कटवा दी, तो किसी ने अपनी पत्नी के नाम से पेट्रोल पंप दिलवा दिया, तो कोई गैर मजुरवा ज़मीन को लैंड यूज चेंज कर दिया। वही नहीं, एक आईएएस पे तो ये आरोप है कि उसने तो अपने रिश्तेदारों को ही खनन पट्टा दिलवा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आईएएस ऑफिसर्स इतने बेलगाम क्यों हैं। मैं आपको झारखंड की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि 2000 से लेकर 2022 तक जब से झारखंड का निर्माण हुआ वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस रही। ज़्यादातर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आरोप लगाती है कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रही। हाँ, बात अगर कुछ हद तक की जाए तो वह सही है, लेकिन जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो आज पूजा सिंघल पुरवार पे कार्रवाई की जा रही है, या छवि रंजन या सुनील कुमार, ये सारे सरकार के चहेते आईएएस ऑफिसर्स थे। इन सारे आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले आरोप थे कि इन लोगों ने मनरेगा में इन्होंने घोटाले किए, लेकिन जो अन्य आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तब आरोप लगाए गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब मैं बात करता हूं वर्तमान सरकार की। जो वर्तमान सरकार है जब से वहां पे बनी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे एविडेंस हाथ में आए हैं, जो राज्य की जनता अगर उस कागज़ को देखेगी, राज्य की जो एजेंसीज या जो सेंट्रल एजेंसीज इन सारे विषयों पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि माइनिंग वहाँ पे धड़ल्ले से हो रही है। आप सबको पता है कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है और मिनरल रिच स्टेट होने की वजह से वहाँ पे मिनरल एक्सप्लॉयटेशन बहुत अधिक है। आप पत्थर की बात करें, आप बालू की बात करें, आप जंगल की बात करें, आप कोयले की बात करें, यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक एक दिन में 2,500 से 3,000 केवल अवैध कोयले की ट्रक केवल रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा से निकल रहे हैं। आप सबको पता होगा कि ये सारे जो इलाके हैं जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये पूरा कोल बेल्ट इलाका है और इन सारे इलाकों, इन सभी जिलों की बॉर्डर्स कहीं ना कहीं बिहार, बंगाल और उड़ीसा से लगी हुई है। इसका फ़ायदा उठाकर जो माफिया है वो बड़ी आसानी से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और इन सब चीज़ों में एक नेक्सस इस्टेब्लिश है। और नेक्सस ये होता है कि जब कोई भी ट्रक अपने गंतव्य से निकलती है तो उसको कौन कौन से पुलिस स्टेशन को मैनेज करना है, कौन कौन से ज़िले के आईपीएस ऑफिसर्स को मैनेज करना है, ये सारी एक प्लानिंग के तहत होती है। और आपको मैं बता दूं इसके एविडेंस भी हैं। 2006 के आसपास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में सवाल उठा दिया कि हजारीबाग के एक आईपीएस जिन पर ये आरोप उन्होंने सीधे सीधे लगाए थे, उसकी लेटर भी है मेरे पास, उसमें उन्होंने इस बात पे कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर खुलेआम अवैध कोयला के कारोबार करने वालों से पैसे ले रहे हैं। जब आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में आज नहीं, यह विषय आज का नहीं है, 2005 में 6 में ऐसे सवाल उठे थे, उसके बाद भी इतने बड़े जो देश की सबसे सर्वोच्च लॉ मेकिंग संस्था है पार्लियामेंट, वहाँ पे भी सवाल उठने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का मनोबल बढ़ता गया। कार्रवाई नहीं होती है, जांच रिपोर्ट बनती है और हद तो तब हो जाती है कि जांच करने वाला अधिकारी जिस पर जांच चल रही है उससे जूनियर हो, तो ये समझा जा सकता है कि एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है, जहाँ पे उसकी नेक्सस ये है। अब मेरे पास जो एक
अखबार की कटिंग है उसमें यह है कि जो आईएएस पूजा सिंघल पकड़ी गई है, इसके पास करीब 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी मिली है। और नहीं, यह आईएएस ऑफिसर इतनी शातिराना अंदाज में इसने 2 पैन कार्ड बनवा रखे हैं, एक गाजियाबाद के एड्रेस से और एक जो इसकी ऑफिशियल है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ने, जिसको इस देश की सेवा करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए शपथ दिलवाई जाती है, उसने चीटिंग किया, सीधे सीधे स्टेट की जनता से, स्टेट के खिलाफ चीटिंग किया। अब अखबारों की जो कटिंग है उसमें यह है कि पूजा सिंघल करती थी बड़ी पार्टियां, उसमें आते थे राज्य के बड़े अधिकारी। तो जब एक करप्ट ऑफिसर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसकी पार्टी में राज्य के बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? अब जब सेंट्रल एजेंसी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और सेंट्रल की एजेंसी कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है ऑफिसर्स हैं उनको बचाने की प्रयास कर रही है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो कॉमन है स्टेट में, क्योंकि स्टेट में कभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी होती है कि कभी भी वहाँ सरकार गिर जाती है। और कारण ये है कि वहाँ वही नहीं, केवल ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, वहाँ के कई एमएलएज ऐसे हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक डिस्क्वालीफाइड होने वाले एमएलएज भी झारखंड के ही हैं, जो अपनी ऐसी हरकतों की वजह से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। वही नहीं, कई विधायक, यहाँ तक कि सीएम के ऊपर खुद एलिगेशंस है इलीगल माइनिंग अवैध तरीके से लेने, सीएम के परिवार के ऊपर भी इस तरीके का आरोप है। तो जब पूरा नेक्सस, पूरा इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से काम कर रहा हो, तो उस स्टेट में डेवलपमेंट पे किसकी नज़र होगी? डेवलपमेंट से क्या मतलब है? हर किसी को पैसा बनाना है। डेवलपमेंट, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस इतने हैं कि अगर उस नेचुरल रिसोर्सेज से जो सरकार को सब्सिडी और रॉयल्टीज़ जो मिलती है, अगर सरकार उसको केवल स्टेट के वेलफेयर में लगा दे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन विल पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसे लीडरशिप का अभाव है, वैसे ब्यूरोक्रेटिक जो माइंडसेट है कि हमें पॉजिटिव तरीके से डेवलपमेंट पे काम करना है, और ना ही स्टेट की मशीनरीज कोई पॉजिटिव माइंडसेट के एक इन्वायरमेंट को जनरेट करके काम करना चाहती है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने डमी लोगों को इन्वॉल्व करके उसकी टेंडरिंग करवाते हैं, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स लीक करवाते हैं। मेरे पास एक कागज़ है जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक टेंडर के डॉक्यूमेंट है 67 करोड़ की, जो किसी भी व्यक्ति यह कह सकता है कि ये फेवरेटिज्म का सीधा सीधा मामला है। सरकार की L1 67 करोड़ की है, और जिस कंपनी ने टेंडर दिया है, उस कंपनी की जो टेंडर की जो वैल्यू है, जो टेंडर की फिगर उसने मेंशन की है, उसमें केवल 1 रुपये का चेंज है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर स्टेट गवर्नमेंट में बैठे मशीनरीज में लीक होके और वो बाहर आती है, तो एक बड़ी चिंता और गंभीर समस्या है। अब देखना है कि राज्य सरकार इन करप्शन के विषयों पे किस तरीके से कार्य करती है, और सेंट्रल एजेंसीज जो ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से इन्वॉल्व है, उन पर क्या कड़ी कार्रवाई करती है। अगले अंक में मैं कुछ और ऐसे विषयों को लेके आऊँगा। अमूमन मैं लीगल सब्जेक्ट पे बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने झारखंड की जो चीज़ देखी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने इस विषय को रिसर्च करके, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे मैंने ये बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें लीगल बाउंड्री को। धन्यवाद।